हेलो एवरीवन, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी कई मामलों में, एस्पेक्ट्स में आज़ादी मिलना बाकी है। जैसे गरीबी से आज़ादी, अशिक्षा से आज़ादी। नई नई समस्याएं हमारे सामने होती हैं, कभी बेरोजगारी होती है, कभी ट्रम्प के टैरिफ होते हैं। और मेरा आप सभी में पूरा भरोसा है और आप सभी से आशा है कि जो युवा पीढ़ी है जिसका आप हिस्सा हैं, आप अपनी मेहनत और शिक्षा के दम पे, एजुकेशन के दम पे इन सभी चुनौतियों से निपटेंगे। मेरा ये मानना है कि शिक्षा, एजुकेशन ही वो जरिया है, वो टूल है जिससे कोई देश और समाज सही मायनों में आज़ाद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। सब कुछ बेसिक से होगा, राइट? रीडिंग हो, ग्रामर हो या वोकैब हो। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इलीगल इमिग्रेंट्स पे जो बांग्लादेश से भारत में आते हैं, सरकार उनसे कैसे निपटने की कोशिश कर रही है। शुरू करेंगे क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है क्रॉसिंग अ लाइन। देखिए, लाइन का मतलब होता है रेखा, सीमा, और क्रॉस करना यानी पार करना। कह रहा है जी, आपको सीमा पार नहीं करनी है, आपको इलीगल इमिग्रेंट्स को, बांग्लादेश से आने वालों को पकड़ना है, जरूरी है। लेकिन इसके चक्कर में हमारे बंगाल से आने वाले भाई बहनों को परेशान नहीं करना है, क्योंकि वो भी बंगाली बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है वो सब के सब बांग्लादेशी हैं। चलिए, लाइन के लिए, सीमा के लिए, दहलीज के लिए अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया वन वर्ड है, टी से शुरू होता है। चलो, टी एच से शुरू होता है। मैं इसलिए बताता हूं, थोड़ा दिमाग आप चलाओ, याद आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं लिख रहा हूं, याद रहेगा। ये वन वर्ड है थ्रेशोल्ड, ठीक है? दहलीज के लिए वर्ड यूज होता है थ्रेशोल्ड। चलिए, फर्स्ट टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द ड्राइव अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स इज हर्टिंग इंडियन सिटीजन्स टू। कह रहे जो ड्राइव है ना, यह जो अभियान है, और किसके खिलाफ? इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। इमिग्रेंट यानी जो आदमी बाहर से आए, माइग्रेट करे हमारे देश में, और इलीगल का मतलब आप समझते हैं जो अवैध तरीके से आया हो। कह रहा है जो आपका अभियान है, जो ड्राइव है, जो कैंपेन है बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, वो हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है या चोट पहुंचा रहा है कई भारतीय सिटीजन्स को भी। चलिए, ड्राइव की वो है इज हर्टिंग, हर्ट करना, किसी को चोट पहुंचाना। हर्ट एक ऐसी वर्ब अंग्रेजी में जो अपनी फॉर्म्स को नहीं बदलती। पता होगी ना ये बात आपको, हर्ट, हिट, कट, पुट, सेट, लेकिन फिर भी यहां पे हर्टिंग लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? ये बड़ी भारी कंफ्यूजन है कई बच्चों के। सर, हर्ट वर्ब तो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती, आपने कैसे हर्टिंग लिख दिया? देखो जी, V1, V2, V3 चेंज नहीं होता, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो बन ही सकती है। हर्ट V1, हर्ट V2, हर्ट V3, कट V1, कट V2, कट V3, चेंज नहीं किया हमने, लेकिन इन वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म बना सकते हो, तब चेंज होना लाजमी है। तो हर्टिंग यहां पे बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस आर्टिकल की दिखाता हूं आपको वोकैबुलरी। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना, अगर ये आपके काम आती है, आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करती है। और आप में से जिन स्टूडेंट्स को जरूरत है मॉक टेस्ट पासिस की, मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूं टेस्टबुक.com। टेक्स्ट बुक की लोएस्ट प्राइस एवर सेल अभी एक्टिव है इंडिपेंडेंस डे के मौके पे। आज रात 12 बजे तक 263 रुपए में, अगेन ये प्राइस 600-700 रुपए रहता है, आज 263 रुपए में आप 1 साल का मॉक टेस्ट पास बाय कर सकते हैं। रात 12 बजे तक सेल एक्टिव रहेगी। सारे एग्जाम्स इसमें कवर्ड हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या डिफेंस हो। साथ ही आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं एग्जाम देने के बाद, मॉक टेस्ट लगाने के बाद। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इस पास के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, फर्स्ट लिंक में आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो, आपको कूपन लगाना है उस पर YT10। जैसे इस कूपन को अप्लाई करेंगे, प्राइस घट के हो जाएगा आपका 263 रुपीज। अगेन अप्लाई द कूपन YT10, आज रात तक आप इस सेल का बेनिफिट ले सकते हैं। वो गैप शीट है अपनी, आज की जूम इन कर रहा हूं उसको थोड़ा सा। पहला वर्ड है अपने पास ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है मखौल, ऐसी कॉमेडी जिसके अंदर सटायर हो, ऐसा मजाक जिसके अंदर किसी के ऊपर तंज या ताना कसा गया हो। द मिनिस्टर्स एक्विटल फ्रॉम द कोर्ट वॉज ए कंप्लीट ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। इस मिनिस्टर का जो एक्विटल था, एक्विटल यानी बरी होना, बाइज्जत। कह रहे मिनिस्टर को जो छोड़े जाने का काम था कोर्ट के द्वारा,
वो एक पूरे तरीके से मखौल था, मजाक था, ट्रेवेस्टी था हमारे जस्टिस की, इंसाफ की। मखौल को फार्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में, पैरोडी, मॉकरी, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स है। आज ये फार्स नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए अगला वर्ड अपने पास सस्टेनेंस। देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है बने रहना, किसी एरिया में बने रहना, जीवन में बने रहने को भी सस्टेन करना बोलते हैं। आप खाना खा रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आप सस्टेन कर रहे हैं, यानी बने रहना, चाहे जिंदा बने रहना, किसी नौकरी में बने रहना, किसी काम में। तो सस्टेन से आपने वर्ड बनाया सस्टेनेंस, ऐसी चीज जो आपको सस्टेन करने में, बने रहने में मदद करे। अब वो चीज क्या होगी? वो चीज होगी आपका लाइवलीहुड या आपका रोजगार। जो भी नौकरी आप करते हैं, व्यापार करते हैं, वो आपका सस्टेनेंस है। समझ गए? तो लाइवलीहुड नाम का वर्ड सस्टेनेंस का सिनोनिम है। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसको रोजगार। फिशिंग इज द प्राइमरी सस्टेनेंस ऑफ द पीपल लिविंग नियर द सी शोर्स। फिशिंग या मछली पकड़ना जो है वो सबसे मुख्य काम का जरिया है, सस्टेनेंस है या रोजगार है उन लोगों का जो समुद्री किनारों पे रहते हैं। सस्टेनेंस को सबसिस्टेंस, ऑक्यूपेशन, सपोर्ट भी बोलते हैं। अगेन सस्टेन वर्ब से सस्टेनेंस नाम का नाउन। तो ये वर्ड आपने लाइवलीहुड देखा, आर्टिकल में आज आएगा। अगला वर्ड अपने पास बाईपास। आपको बाईपास तो पता ही होगा ना, चलो अंग्रेजी को छोड़ो, आप हिंदी में बाईपास तो पता होगा आपको। भाई आपको जाना है कानपुर से लखनऊ और बीच में पड़ जाता है मान लो बनारस। मेरे को नहीं पता पड़ता है नहीं पड़ता, वैसे ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं। अब आप बनारस में गए, अंदर ट्रैफिक में फंस गए, लखनऊ जाने में लेट हो गए, तो लोग क्या करते हैं, कानपुर से लखनऊ बनारस होके नहीं जाएंगे, बाहर से निकल जाएंगे हाईवे से, चाहे लंबा पड़े। तो ये बाहर से जो हाईवे निकलता है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बाईपास। इसमें क्या हुआ, आपने बनारस से गुजर भी गए और बनारस से नहीं भी गुजरे। समझ गए ना? बाहर से निकलने वाले हाईवे को बोलते हैं बाईपास। तो वहीं से ये वर्ड बनाया गया बाईपास या सरकमवेंट, किसी चीज के बाहर बाहर से निकल जाना, उसके अंदर घुसने से बचना या उसको अवॉइड करना। चलिए, सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओपन देयर अकाउंट्स इन स्विट्जरलैंड एंड पनामा टू सरकमवेंट इंडियाज टैक्स लॉज। कुछ अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये कौन होते हैं? HNIs बोलते हैं इनको। मोटा मोटा जिनके पास 8-10 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंक में पैसा हो, ठीक है, मकान दुकान नहीं, बैंक में पैसा हो। तो कह रहे जो अमीर लोग होते हैं वो खोल लेते हैं अपने अकाउंट स्विट्जरलैंड और पनामा में। और क्यों? ताकि वो बच करके निकल सकें, बाहर हाईवे से निकल सकें, बाईपास कर सकें भारत के टैक्स के कानूनों को। चलिए, इसको इवेड करना, साइड स्टेप करना, सरकम नेविगेट करना भी बोलते हैं। ये आज वर्ड बाईपास आर्टिकल में आप देखेंगे। सरकमवेंट इसका बड़ा अच्छा सिनोनिम है, बहुत बार आपको रीडिंग में मिलेगा। चलिए अगला वर्ड अपने पास प्लाइट। प्लाइट होती है आपकी हार्डशिप, डिफिकल्ट पोजीशन, हिंदी में बोल सकते हैं इसको दुर्दशा। पोलैंड हैज ओपनड इट्स बॉर्डर्स टेकिंग नोट ऑफ द प्लाइट ऑफ यूक्रेनियन रेफ्यूजीज। पोलैंड ने खोल दिया अपने बॉर्डर्स को, टेक नोट करते हुए, ध्यान में लेते हुए प्लाइट को या दुर्दशा को, यूक्रेन से आने वाले रेफ्यूजीज की। दुर्दशा यानी खराब हालत, सफरिंग भी कहलाती है, प्रेडिकमेंट, वो और ट्रेवल्स भी बोलते हैं। ये वर्ड प्लाइट आप आर्टिकल में आज देखेंगे, इसका शायद सिनोनिम आएगा हार्डशिप। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास बस्ट। इस वर्ड के 3-4 मीनिंग है और मैं कोशिश करूंगा चारों में आपको समझा दूं। बस्ट वर्ड की जो तासीर है ना, देखो चारों मीनिंग में एक चीज आपको एक कॉमन दिखेगी, किसी चीज को पकड़ा, किसी इंसान को पकड़ा या किसी चीज को बर्बाद किया। मान लीजिए आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ा पुलिस ने, तो उसने उसको बस्ट किया। मान लीजिए पुलिस ने कोई गंदा रैकेट चल रहा था, ड्रग्स बिक रही थी कहीं पे, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा था, उस रैकेट को पकड़ा तो भी बस्ट किया। और मान लीजिए किसी चीज को आपने रूइन किया, बर्बाद किया, तो भी आपने उसको बस्ट किया। तो बड़ा वर्सेटाइल वर्ड है, अलग अलग तरीके से यूज होने वाला। तीनों तरीके से आपको यूज करके दिखाएंगे ये वर्ड। द गैंग लीडर वॉज बस्टेड लास्ट नाइट। गैंग का लीडर पकड़ा गया कल रात। यहां पे बस्ट का मतलब है अरेस्ट करना। समझ गए? तो आज इसका पहला वाला मीनिंग अरेस्ट या डिटेन करना, डिटेन और अरेस्ट एक ही बात है, गिरफ्तार करना, ये आप आर्टिकल में देखेंगे। अब देखो दूसरा मीनिंग, टैक्स डिपार्टमेंट बस्टेड द फेक कंपनी नेटवर्क। टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया या बंद करवा दिया फेक कंपनियों के एक नेटवर्क को। यहां पे बस्ट का मतलब ये नहीं है किसी को पकड़ा है, बंद करवाया, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही थी उसको, समझ गए ना, रेड मार करके उसको इन ऑपरेशनल करवाया। तीसरा वाला मीनिंग देखो, इन्वेस्टर्स आर अफ्रेड दैट देयर इन्वेस्टमेंट्स में बस्ट ड्यू टू द न्यू पॉलिसी।
निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, या इन्वेस्टर लिख लेना, शायद गलती से रह गया, इन्वेस्टर्स जो हैं अफ्रेड हैं या डरे हुए हैं कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट, निवेश, वो बस्ट हो जाएगा या आर्थिक तौर पे तबाह हो जाएगा इस नई पॉलिसी की वजह से। चलिए, ये वर्ड का सिनोनिम अरेस्ट वाला यू विल सी इन टुडेज आर्टिकल, बाकी दोनों भी याद रखना, अक्सर यूज होते हैं। डिटेल में हो गई बुक ऐप, 5 वर्ड्स हैं, इसको टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है। चलिए आर्टिकल पे आए, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, बांग्लादेश के साथ में हमारे रिश्ते भी खराब हैं जब से शेख हसीना की सरकार गिरी थी, और सरकार ने इसके बदले क्या किया है, बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, और उन्हीं में से एक स्टेप है इलीगल तौर पे भारत में आने वाले बांग्लादेशियों को पकड़ना और फिर वापस उनको भेजना। ये समस्या बहुत बड़ी है। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको खास करके दिल्ली वाले बेल्ट के अंदर बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी आपको मिलेंगे, पूरे कॉलोनियां मिलेंगी इनकी, और ये काम बिल्कुल सही है। लेकिन हुआ क्या, हमारी पुलिस जो है ना दिल्ली की और उसके आसपास की पुलिस को ज्ञान कम होने की वजह से कई बंगाली लोगों को भी उन्होंने पकड़ करके बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई आदमी कोलकाता से आया हो, कहीं हुबली से आया हो और बंगाली बोलता हो, आपको लगे गरीब है, चलो बांग्लादेशी है, इसको पकड़ के बांग्लादेश भेज देते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज भी देखने को मिल रही है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि आपको लाइन क्रॉस नहीं करना है, पकड़ो बांग्लादेशी जितने पकड़ने हैं, भेजो उनको, लेकिन कोई भी बंगाली भाई या बहन परेशान नहीं होना चाहिए। चलिए, आज की टोल है क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार की इस कड़ी ड्राइव को। आइए आर्टिकल को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, देखो अगर सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं सीखना तो चला लो इसको, है ना, वेब सीरीज की तरह, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं ही बोलूंगा, मैं ही समझाऊंगा, उससे होगा नहीं कुछ। तो अच्छे बच्चे की तरह वीडियो को यहां पॉज करो, जितना मीनिंग निकाल पाओ इस फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग निकालो, फिर अपने मिल के पढ़ेंगे। शुरू करें। कह रहे जी, पुलिस इन सेवरल भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स बाय देयर लैंग्वेज विच इज बंगाली। कह रहे जब पुलिस वाले हैं बहुत सारी ऐसी स्टेट्स में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेवरल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, वो क्या कर रहे हैं, वो आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं कि वो ढूंढे या पकड़े या पहचाने, आइडेंटिफाई करें ऐसे इमिग्रेंट्स को, बाहर से आने वालों को जो आए हैं बांग्लादेश से और जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके ना वीजा है ना पासपोर्ट है, चुपचाप जो है चोरी छुपे आए हैं। और कह रहा है कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज के जरिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि होती है बंगाली। चलिए, पुलिस की वर्ब है आर ट्राइंग। इमिग्रेंट यानी जो आपके यहां से बाहर से आया हो, इसका बिल्कुल उल्टा होता है रिपैट्रिएट। आप इमिग्रेंट किए तो मतलब अपने देश को छोड़ा, जब वापस आपके देश में बुलाया गया आपको, आप खुद गए, आप है ना कैसे भी, तो आप जब वहां जाते हो तो आप बन जाते हो रिपैट्रिएट। आगे वर्ड आएगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहे दिस अप्रोच हैज लेड टू सम कॉमिकल एरर्स। कह रहा है ये जो अप्रोच है ना पुलिस की कि बंगाली लोगों को पकड़ लो सब बांग्लादेशी होंगे, कह रहा है ये जो मूर्खता भरी अप्रोच है ये लीड टू कर गई है कुछ ऐसी गलतियों की तरफ, एरर्स की तरफ जो कॉमिकल है। कॉमिकल यानी हंसी मजाक, आपको जिसमें हंसी आए, है ना, जो कॉमेडी से भरी हो। और कैसे, सच एज द दिल्ली पुलिस लिस्टिंग बांग्लादेशी एज अ लैंग्वेज। कह रहा है जैसे कि ये वाली एरर कि दिल्ली पुलिस का लिस्ट कर देने का काम बांग्लादेशी को एक भाषा के तौर पे। कह रहा है विच इज अ मैसिव लीप इन लिंग्विस्टिक्स, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उछाल है भाषा विज्ञान में। भाई बांग्लादेशी नाम की कोई लैंग्वेज थोड़े ना है, कल को आप बोलो पाकिस्तानी बोलता है ये आदमी जो है समझ गए ना, भाई राजस्थानी होता है, गुजराती होता है, लेकिन बांग्लादेशी नाम की कोई भाषा नहीं है, बंगाली भाषा है। पाकिस्तानी नाम की कोई भाषा नहीं है, उर्दू भाषा है। तो दिल्ली पुलिस में आपने ऐसी एरर भी होते हुए देखी, हंसी मजाक वाली, कि दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी को भी एक भाषा बना दिया और कह रहा है रातों रात एक नई भाषा पैदा कर दी। एक मैसिव लीप है, बड़ी उछाल है भाषा विज्ञान के अंदर। थोड़ा सरकास्टिक टोन में बता रहा है। चलिए, अप्रोच की वर्ब है हैज लेड टू, लीड टू करना, कहीं ले जाना, ये अप्रोच हमें ले गई है एरर्स की तरफ। एरर्स हैं कॉमिकल यानी कॉमेडी से भरी हुई। लीप का मतलब होता है उछाल, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज साइंस। कह रहा है जी हाउएवर इन मोस्ट केसेस दिस हैज बिकम अ ट्रेजिक एंड फार्सिकल एक्सरसाइज। कह रहे लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर
ये बन चुका है एक ट्रेजेडी भरा और एक ऐसा एक्सरसाइज जो फार्सिकल है। फार्सिकल याद है ना, मखौल से भरी हुई, मतलब ऐसी चीज हो जिसके अंदर है ना चीजों का मजाक बन रहा हो, सरकाजम से बता रहे। तो कह रहे इसकी वजह से हमें एक ट्रेजेडी और मखौल भरी एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। कैसे? कह रहा है सेवरल डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस हैव शोन इंडियन सिटीजन्स बीइंग पुश्ड अक्रॉस द बॉर्डर इनटू बांग्लादेश। कह रहे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमें मिले हैं, इंस्टेंसेस मिले हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो कागज के ऊपर रिकॉर्ड हुए हैं। डॉक्यूमेंटेड मतलब हवा हवाई नहीं है, एकदम कागज पे पूरी ट्रेल है। कह रहा है उन्होंने हमें यह दिखाया है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो पुश अक्रॉस किए जा रहे हैं, धकेले जा रहे हैं बॉर्डर के पार बांग्लादेश के अंदर। चलिए, इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल, वर्ब है इसकी हैव शोन, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, पुश अक्रॉस करना, धकेल करके पार भेज देना। चलिए अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट फटाफट ये भी देखो। मैंने यही बताया था पुलिस की वर्ब है आर ट्राइंग। पुलिस तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन की वर्ब आर कैसे हो गई? तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो धोखेबाज होते हैं, ये होते हैं प्लूरल। देखने में क्या लगते हैं? सिंगुलर। जैसे पुलिस नाम का नाउन, इसके पीछे एस लगाने की जरूरत नहीं है, ये नाउन बिना एस के ही प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता ही नहीं। जैसे कैटल, कैटल का मतलब है दूध देने वाले जानवर, दुधारू पशु, दूध या है ना, गायें भैंसे भेड़े बकरियां, कहीं भी मान लो 50 गायें भैंसे खड़ी हैं तो आप कैटल्स न मत लिखो, क्योंकि कैटल्स नाम का वर्ड अंग्रेजी में है ही नहीं। कैटल वर्ड ही अपने आप में प्लूरल है। वर्मिन का मतलब होता है कीड़े, पीपल मतलब लोग, जेंट्री मतलब खानदानी और पैसे वाले लोग किसी भी एरिया के, पोल्ट्री का मतलब होता है ये सब है ना अपने मुर्गे मुर्गियां बतखें वगैरह, पर्सनल का मतलब होता है किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी लोग। तो इन वर्ड्स को प्लूरल नहीं बनाना, अंग्रेजों ने इनको नेचुरली प्लूरल जो है मान लिया है। सेंटेंस बनाते हैं कुछ। द पुलिस हैज या हैव रेडेड, पुलिस वालों ने रेड मार दी है। अब पुलिस वर्ड देखते ही समझ गए आप प्लूरल वर्ब आएगी, हैज का इस्तेमाल नहीं हो सकता। द पुलिस हैव रेडेड एंड शट डाउन द क्लब दैट द जेंट्री ऑफ द सिटी विजिट या विजिट्स रेगुलरली। इन्होंने रेड किया और बंद करवा दिया वो क्लब जिसको सिटी के पैसे वाले या कुलीन या खानदानी लोग, जेंट्री वाले लोग विजिट करते थे रेगुलरली। जेंट्री मतलब काफ़ी सारी लोगों की बात हो रही है, एक आदमी की बात नहीं हो रही है। जेंट्री की वर्ब आएगी विजिट, विजिट्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। चलो एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, बड़ा इजी है, सबका सही होगा, कमेंट्स में डाल दो सही करके। जब एक बार लिखते हो तो चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। द कैटल ऑन द रोड्स इज या आर अ मेनेस। कैटल जो है सड़कों पे वो एक मेनेस है, एक बड़ा खतरा है। इज लगाऊं या आर लगाऊं? चलिए सब लोग ट्राई देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। चलिए खुद से रीडिंग देना। दिस हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट हार्डशिप फॉर द फैमिलीज इन्वॉल्व्ड एंड एम्बैरेसमेंट टू द गवर्नमेंट। कह रहे ये जो पूरा हुआ है ना, इस चीज ने कॉज किया है या ये कारण बना है बहुत ज्यादा दुर्दशा का, हार्डशिप का या बुरे हालात का, कई सारे परिवारों के लिए जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें शामिल हैं, और एम्बैरेसमेंट का भी कारण बना है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। दिस की वर्ब है हैज कॉज्ड, कॉज करना, किसी चीज़ का कारण बनना। हार्डशिप, प्लाइट, आपकी दुर्दशा किसी भी इंसान की। इन्वॉल्व यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो फैमिलीज जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, शामिल है। एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है शर्म, किसी चीज़ को लेकर के आपको जब आती है ना गलत काम करने के बाद। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग देख लेना, एम्बैरेसमेंट देखो इसमें ज़्यादातर जहाँ वो कन्फ्यूजन होगी वो होगी आर और एस की, तो इसमें डबल आर और डबल एस आता है। आगे एक और स्पेलिंग आएगी हैरेसमेंट, उसमें सिंगल आर और डबल एस आता है, तो ये याद रखने की बात है। एम्बैरेस में डबल आर डबल एस, हैरेस में सिंगल आर डबल एस, वो आगे आएगी तब आपको मैं करवाऊंगा। कह रहे सम इंडिविजुअल्स have been repatriated to their families in West Bengal after intervention by the state governments और courts। कह रहा जी कुछ एक तो इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं, लोग ऐसे भी हैं जिनको वापस बुलाया गया है। बांग्लादेश पहले भेज दिया बस में बिठा के, फिर इनको रिपेट्रिएट किया गया, फिर से लाया गया अपने परिवारों के पास बंगाल के अंदर। और ये ऐसे नहीं हुआ, ये तब हुआ जब इंटरवेंशन हुई या बीच बचाव करवाया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो है हमारे वेस्ट बंगाल के द्वारा, और या फिर कोर्ट के द्वारा, अदालतों के द्वारा।
तो ऐसे मामले भी आए हैं, किसी बंगाली को पकड़ करके बांग्लादेशी बना के बांग्लादेश में भेज दिया, फिर उसको वहां से वापस लाना पड़ा जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये तो हमारा आदमी है, इंडियन है। चलिए, इंडिविजुअल्स की वर्ब है हैव बीन रिपैट्रिएटेड। रिपैट्रिएट करना, किसी को लाना वापस, बताया था ना। माइग्रेंट मतलब जब आप चले गए, रिपैट्रिएट मतलब जब जिस देश में गए थे वहां पे वापस आ गए। इंटरवेंशन का मतलब होता है बीच बचाव। कह रहा जी दिस पुश बैक ऑफ सस्पेक्टेड बांग्लादेशीज इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर एफर्ट टू बाईपास द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कह रहा है ये जो पुश बैक है, पुश मतलब धकेलना, बैक मतलब पीछे। कह रहा है ये जो धकेल करके घर वापसी है सस्पेक्टेड बांग्लादेशीज की, ऐसे बांग्लादेशी जिन पे हमें शक है कि ये बांग्लादेशी होंगे। कह रहा है ये जो है ना, ये सारी कार्रवाई हो रही है एक हिस्से या पार्ट के तौर पे एक बड़े एफर्ट की, बड़ी कोशिश के। और वो कोशिश क्या है कि बाईपास किया जा सके या बचा जा सके ड्यू प्रोसेस से, कानूनी प्रक्रिया से जो लॉ की है। अब वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे बचने की कोशिश कर रहे हैं? विच इज ऑफ्टन लेंदी एंड रिगरस, जो अक्सर बहुत लंबी होती है और बहुत ज़्यादा रिगरस या कड़ी होती है। तो कानून के हिसाब से तो बांग्लादेशी को वापस भेजना हो तो पहले पकड़ो, फिर जेल में डालो, फिर केस चलाओ, फिर कोर्ट में प्रूव करो, तो ये बड़ा लंबा काम है। तो इससे अच्छा क्या है, जहाँ पकड़ा वहीं से पकड़ के बस में बिठा के वापस भेज दिया। तो ये जो हम पुश बैक कर रहे हैं, धकेलने का काम कर रहे हैं, हम कानूनी प्रक्रिया से बचने की वजह से, लंबी प्रक्रिया में फंसे ना, इसलिए पुलिस कर रही है इसको बाईपास करने के लिए। चलिए, पुश बैक आप समझ गए। इसकी वर्ब है पुश बैक की। रिगरस यानी बहुत स्ट्रिक्ट, कड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो। कह रहा है द राउंडिंग अप ऑफ बांग्लादेशी स्पीकर्स हैज स्पार्क्ड अ डिबेट इन वेस्ट बंगाल। कह रहे हैं जो राउंड अप करने का काम है, राउंड अप करना यानी घेर लेना, चाहे गिरफ्तार करने के लिए, चाहे मारने पीटने के लिए, किसी भी काम के लिए जब आप किसी को घेरते हो, सराउंड करते हो, तो उसको राउंड अप करना बोलते हैं। कह रहे पुलिस द्वारा जो घेरने का काम है, पकड़ लेने का काम है बंगाली बोलने वालों को, कह रहा है इसने स्पार्क कर दिया है या भड़का दिया है एक डिबेट को। और कहाँ पे? वेस्ट बंगाल नाम के स्टेट में। कह रहा है वेयर द रूलिंग पार्टी द तृणमूल कांग्रेस हैज कॉल्ड इट एन अटैक ऑन बंगाली आइडेंटिटी एंड लॉन्च्ड अ लैंग्वेज मूवमेंट। कह रहा है ये वही रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जहाँ पे रूलिंग पार्टी ने बुलाया है या इसको कहा है, कॉल किया है एक हमला बांग्लादेशी पहचान, बंगाली पहचान पे, और लॉन्च भी कर दिया है एक लैंग्वेज मूवमेंट को, भाषाई अभियान को। समझ गए ना? तो अगर बंगाली लोग परेशान हो रहे हैं, बांग्लादेशी इंक्लूडेड, तो जो हिंदुस्तानी बंगाली हैं वो भी तो परेशान हो रहे हैं। तो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने बंगाली मूवमेंट एक चला दी है कि बंगालियों को परेशान मत करो। चलिए, राउंड अप करना, किसी को घेरना, गिरफ्तार करना, हैज़ वो स्पार्क्ड इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। स्पार्क का मतलब होता है भड़काना। रूलिंग पार्टी की दो वर्ब्स हैं, हैज़ कॉल्ड एंड हैज़ लॉन्च्ड। चलिए बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, इसको रीडिंग दो फटाफट से। कह रहा है द टारगेटिंग ऑफ बंगाली माइग्रेंट्स हैज़ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देयर लाइवलीहुड्स। जो टारगेटिंग करने का काम है बंगाल से आने वाले माइग्रेंट्स पे, उस काम के बहुत सारे इमीडिएट यानी फटाफट होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नतीजे हैं। और किसके लिए हैं भाई? उनके लाइवलीहुड्स के लिए या उनके रोजगारों के लिए। टारगेटिंग की वर्ब है हैज़, कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट, इमीडिएट यानी जो हाथों हाथ हो जाए। कह रहा जी फियरिंग डिटेंशन एंड फोर्स्ड relocation to Bangladesh, a country to which they may have no connection. Many migrant workers from West Bengal have left their jobs. देखो सेंटेंस इतना ही है. बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बंगाल से भारत के दूसरे हिस्सों में बसे हुए हैं, उन्होंने अपनी जॉब्स को छोड़ दिया है, नौकरियों से इस्तीफा दे दिया है. अब क्यों दिए? इस काम को करते हुए. काम है जी फियर करने का या डरने का. एक तो पुलिस की गिरफ्तारी का और दूसरा एक जबरन रेलोकेशन का या कहीं दूसरी जगह बसाए जाने का. रेलोकेशन करना, किसी को रीलोकेट करना, उसकी लोकेशन को चेंज कर देना. तो कह रहा है जो रेलोकेशन का डर है जबरन होने वाली, और जो गिरफ्तारी का डर है और रेलोकेशन होने वाली है इनकी बांग्लादेश, एक ऐसी मुल्क में, कंट्री में जिससे हो सकता है इनका कोई कनेक्शन भी ना हो, जो बंगाल से, कलकत्ता से लोग आए हुए हों. कह रहा है ऐसे डर के मारे इन लोगों ने अपनी जॉब्स को छोड़ना शुरू कर दिया है. माइग्रेंट वर्कर्स की वर्ब है हैव लेफ्ट, हैव प्लस V3 परफेक्ट टेंस. दे आया वर्कर्स के लिए, वर्ब इनकी मे हैव.
दे मे हैव नो कनेक्शन विद बांग्लादेश या टू बांग्लादेश। फीयरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, साइमल्टेनियस एक्शन को बता रही है। जब इन्होंने नौकरी छोड़ा तब वो साथ साथ डर भी रहे थे, फियर भी कर रहे थे इस बात से। चलिए, कह रहा जी इन वन पर्टिकुलर केस दिल्ली पुलिस डिटेन्ड बंगाली स्पीकर्स हु हैड बीन ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप अंडर अ वेल नोन लैंड एक्सचेंज ट्रीटी विद बांग्लादेश साइंड बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। कह रहे एक किस्से में तो ये भी हुआ, एक पर्टिकुलर केस में तो ये भी हुआ, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कुछ बंगाली बोलने वालों को जिनको दी गई थी हैड बिन ग्रांटेड पैसिव वॉइस में, और क्या, भारत की नागरिकता। और कब, एक जाने माने या वेल नॉन लैंड एक्सचेंज ट्रीटी के अंतर्गत या इस संधि के अंतर्गत जो बांग्लादेश की भारत से हुई थी और जिसको साइन किया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो लैंड एक्सचेंज होता है ना, एनक्लेव्स बन जाते हैं, थोड़ा पढ़ना आप इसको नेट पे, है ना। आप कोई ऐसे एरियाज बन जाते हैं जो भारत का हिस्सा है लेकिन आपको जाना पड़ेगा बांग्लादेश होकर के। तो ऐसा क्या, ऐसे केस में हम पड़ोसी कंट्री से लैंड को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो फिर जो हमारे लोग हैं वहाँ चले गए, वो बांग्लादेशी, और वहाँ वाले यहाँ आ गए। तो एक ऐसी ट्रीटी हुई होगी, उसमें कुछ लोग बंगाल में आए होंगे बांग्लादेश से जिनको नागरिकता मिली होगी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, दिल्ली पुलिस की वो डिटेंट हुआ है इन लोगों के लिए, बंगाली स्पीकर्स के लिए, वो है इनकी हैड बिन ग्रांटेड, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है। कह रहे बंगाली इज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज बाय नंबर ऑफ स्पीकर्स। जो बंगाली भाषा है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज है नंबर ऑफ स्पीकर्स के हिसाब से अगर देखा जाए। सबसे बड़ी तो हिंदी है ऑफकोर्स, लगभग 35-40% भारत हिंदी बोलता है। नंबर 2 पे बंगाली है, 20-25% भारत बंगाली बोलता है। चलिए, अब 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ, फटाफट देख लो, उनको अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ, है ना, साथ में देखते जाओ। पहला तो यहाँ सेकेंड लार्जेस्ट, देखो लार्जेस्ट हो या सेकेंड लार्जेस्ट हो या थर्ड लार्जेस्ट हो, अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके आगे द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। द फास्टेस्ट, द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट है लेकिन फिर भी द सेकेंड लार्जेस्ट आपको लिखना चाहिए। लेकिन आपने द क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पजेसिव का इस्तेमाल कर दिया गया है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ लिखें फास्टेस्ट कार, सबसे तेज चलने वाली गाड़ी, सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है फास्टेस्ट, तो लिखेंगे द फास्टेस्ट कार, ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं इंडियाज फास्टेस्ट कार, तो फिर बीच में द लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पजेसिव आपने यूज कर लिया इंडियाज। आपने लिख लिया राम्स फास्टेस्ट कार, आपने लिख लिया माई फास्टेस्ट कार, देयर फास्टेस्ट कार। तो जब भी माई, देयर, राम्स, इंडियाज ऐसा पजेसिव आ जाता है तो उसके बाद में द का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखें। दूसरा, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। देखो यहां वर्ड यूज हुआ है मैनी माइग्रेंट वर्कर्स, लेकिन मैनी के आगे आप अ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप मैनी अ जैसे ही लिखेंगे उसके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगेगी। मैनी अ माइग्रेंट वर्कर हैव लेफ्ट की जगह पे हैज लेफ्ट हिज या हर जॉब। समझ पा रहे हो? मैनी अ का मतलब भी होता है ढेर सारे, लेकिन मैनी अ बहुत सारे लोगों की बात करता है एक एक करके। जैसे ऑल का मतलब है सभी लोग, ईच का मतलब है हर एक आदमी। 50 आदमी कहीं बैठे हैं, आप बोल रहे हो ये 50 के 50 मेरे दोस्त हैं। ऑल ऑफ दीज 50 पीपल आर माई फ्रेंड्स, ईच ऑफ दीज 50 पीपल आर माई फ्रेंड्स। तो ऑल और ईच में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ईच एक एक करके बात करता है एक एक इंसान की, ऑल सभी की एक साथ करता है। ऑल के साथ में प्लूरल वर्ब, ईच के साथ में सिंगुलर वर्ब। वैसे ही मैनी जो है ढेर सारे लोगों की बात करता है, लेकिन प्लूरल वर्ब लेकर के, प्लूरल नाउन लेकर के। मैनी अ ढेर सारे लोगों की एक एक करके बात करेगा, इसलिए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ये कॉन्सेप्ट्स वैसे बहुत डिटेल में हो चुके हैं, आज आपको सरसरी बता रहा हूं मैं ताकि क्लास लंबी ना हो। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसको देख लो, सेकंड लास्ट है। कह रहा है जी द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज बोथ अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। कह रहा है बंगाल जो स्टेट है ना, ये दोनों ही चीज़ें हैं, एक जरिया भी है और एक मंजिल भी है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। बंगाल में लोग काम करने भी जाते हैं और बंगाल से लोग काम करने दूसरी जगह भी आते हैं। कह रहा है द डिविजन्स बीइंग क्रिएटेड ओवर लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी कुड ईजिली एस्केलेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। कह रहे जो सारे डिवीजन हैं
फूट हैं, दरारें हैं जो क्रिएट की जा रही हैं दो चीज़ों पे, एक तो भाषा पे और एक आपकी पहचान पे। कह रहे ये इजीली एस्केलेट इनटू हो सकती हैं या तीव्र होकर के ऊपर आ सकती हैं कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में, झगड़े की फॉर्म में या हिंसा में। एस्केलेट होना यानी छोटी सी चीज़ का तूल पकड़ जाना। हालांकि बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन एस्केलेट का मतलब होता है चीज़ जितनी साइज़ की है उससे और बड़ी हो जाए। तो ये जो डिविजन्स हैं आगे जाकर के समाज में झगड़ा और हिंसा भी पैदा कर सकती हैं। चलिए, डिवीजन यानी दरार सब्जेक्ट है, कुड एस्केलेट इसकी वर्ब है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा। कह रहा है इवन फॉर द बीजेपी दिस मेक्स लिटिल पॉलिटिकल सेंस। कह रहा है यहाँ तक कि बीजेपी नाम की इस पार्टी के लिए भी ये पूरी एक्सरसाइज जो है, कार्रवाई जो है, कोई भी सियासी सेंस नहीं बनाती है, राजनीतिक तौर पे इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, मेक्स लिटिल सेंस, लिटिल मतलब ना के बराबर। कह रहा है जी एंड मे बी काउंटर प्रोडक्टिव अहेड ऑफ 2026 असेंबली इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल। और ये हो सकता है काउंटर प्रोडक्टिव भी हो या नुकसानजनक भी हो। प्रोडक्टिव मतलब जो काम आए, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब जो नुकसान करे। तो हो सकता है नुकसानदेह भी हो जाए इस चीज़ से पहले 2026 का जो असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है जो बंगाल में होने वाला है। चलिए, एक्सरसाइज की वर्ब है मेक्स लिटिल सेंस, और एक्सरसाइज की दूसरी वर्ब है मे बी। कह रहा है द माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल who are being harassed in other states do not belong to a single community। कह रहा है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बंगाल से आए हैं, बंगाली बोलते हैं, और जिनको हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है दूसरे राज्यों में, कह रहा है वो बिलोंग नहीं करते हैं, वो संबंध नहीं रखते हैं किसी सिंगल कम्युनिटी या समुदाय से। सब के सब वो मुस्लिम नहीं है, उनमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। चलिए, माइग्रेंट वर्कर्स की वर्ब है डू नॉट बिलोंग, हु की वर्ब है आर बीइंग हैरेस्ड। आपको एक वर्ड करवाया था ऊपर, एम्बेरस, कैसे बनाया था? एम्बे लिखा और फिर डबल आर ए डबल एस, एम्बेरस बनाया ना। हैरेस के अंदर आप है लिखेंगे और फिर सिंगल आर ए डबल एस। तो डबल आर और सिंगल आर का फर्क होता है हैरेस और एम्बेरस में। स्पेलिंग याद रखोगे तो रह जाएगी, लिख करके देखो, एम्बेरस हैरेस। कह रहा है बीजेपी लीडर्स इन वेस्ट बंगाल आर ऑलरेडी फेसिंग क्रिटिसिज्म। कह रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं बंगाल के अंदर, वो पहले से ही फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं अपनी आलोचना का, ओवर द इशू, इस मामले को लेकर के। और क्या कर रहे हैं वो बेचारे? कह रहे हैं आर सेटिंग अप कैंप्स टू असिस्ट सिटीजन्स विद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज अक्रॉस द स्टेट। और वो सेटअप कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं छोटे छोटे कैंप्स, ताकि वो मदद कर सके बंगाली बोलने वालों की, बंगाल के सिटीजन्स की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मामले में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, या यूं कहते हैं बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों में पूरे स्टेट के अंदर। तो वहाँ पे बीजेपी जो है कैंप लगा रही है कि चलो हमारे सेंटर के अंदर लोग बैठे हैं, बंगालियों को परेशान कर रहे होंगे, लेकिन बंगाल के अंदर हम आपकी सेवा करेंगे। बीजेपी लीडर्स की वर्ब है आर फेसिंग, फेस करना क्रिटिसिज्म को, सामना करना आलोचना का। लीडर्स की दूसरी वर्ब है आर सेटिंग अप, सेटअप करना, किसी चीज को स्टैब्लिश करना। चलिए, लास्ट सेंटेंस ही है, छोटा सा पैराग्राफ है, 4-3 सेंटेंस है इसमें, फटाफट पढ़ लो इसको। कह रहा द इश्यू ऑफ बांग्लादेशी सिटीजन्स एंटरिंग एंड वर्किंग इन इंडिया इज नॉट न्यू। कह रहे जो पूरा मामला है ना बांग्लादेश से आने वाले लोगों का, सिटीजन्स का भारत में घुसने का और काम करने का, वो नया नहीं है, काफ़ी पुराना मामला है। इशू की वर्ब है इस। कह रहा है 4 decades पीपल फ्रॉम नेबरिंग कंट्री हैव एंटर्ड इंडिया फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस इंक्लूडिंग बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। कह रहा है जी कई दशकों से हमने देखा है, 4 decades, डेकेड मतलब 10 साल का पीरियड, लोग जो हैं पीपल इस नेबरिंग कंट्री से, बांग्लादेश से, वो आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं या एंटर करते आ रहे हैं इंडिया में राजनीतिक और सामाजिक कारणों की वजह से, जिसमें ये वाला कारण भी शामिल है कि बेहतर आर्थिक मौके उनको मिले, अच्छी नौकरियां, व्यापार करने को मिले। चलिए, पीपल की वर्ब है हैव एंटर्ड। परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन 4 के साथ में हुआ है, इसलिए ये एक्शन अभी भी जारी है। टेंस चैप्टर में आपको करवाया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी एक ऐसे काम को बोलता है जो जारी हो पास्ट में और प्रेजेंट में, और परफेक्ट टेंस भी वही काम बताता है। अगर 4 के साथ में यूज किया जाए तो एक्शन अभी भी जारी होता है। तो ये काम अभी भी एंटर करने का जारी है। कह रहा है जी द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया आर अ क्रिएशन
ऑफ कॉलोनिज्म एंड वायलेंट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। कह रहे भारत की जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, वो एक जो क्रिएशन है या बनाए जाने का काम है कॉलोनिज्म का, इंपीरियलिज्म का, उपनिवेशवाद का, और वायलेंट हिस्ट्री का, बहुत आक्रामक इतिहास का, जो है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो हमारी जो बाउंड्रीज हैं हमारे नेताओं ने कम बनाई है और अंग्रेजों ने ज़्यादा बना करके हमें अपने हिसाब से दी हैं। बाउंड्रीज की वो है आर। कह रहे जी वाइल सॉवरेन बॉर्डर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट लॉ एनफोर्समेंट डज नॉट बिकम काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड टू द हैरेसमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स। कह रहे जहां हमारे जो सॉवरेन बॉर्डर्स हैं, हमारी जो देश की सीमाएं हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है, वहां पे आपको हिफाजत करनी होगी। कह रहे वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंश्योर भी कर देना है, सुनिश्चित भी कर देना है कि कानून की जो प्रक्रिया है लॉ एनफोर्समेंट, वो नहीं बन जाती है नुकसानदेह, और ना ही वो लीड टू करती है, ले जाती है हमारे ही सिटीजन्स के हैरेसमेंट की तरफ, परेशानी की तरफ। तो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करो, बांग्लादेशियों को रोको, जो मिल जाए उनको वापस भेजो, लेकिन इसमें एक भी इंडियन बंगाली जो है परेशान नहीं होना चाहिए। चलिए सेवरल बॉर्डर्स की वो है, सॉवरेन बॉर्डर्स की वो है मस्ट बी प्रोटेक्टेड पैसिव वॉइस में। सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है मस्ट एंश्योर लॉ एनफोर्समेंट डज नॉट बिकम एंड लॉ एनफोर्समेंट डज नॉट लीड टू, डज नॉट यहाँ भी लगा हुआ है, मतलब समझ गए ना, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए एक कॉन्सेप्ट छोटा सा हो रहा है ग्रामर का, ये भी देख लो। देखिए एंटर अगर आपने कहीं किया, यानी आप कहीं घुसे, चाहे फिजिकल फॉर्म में घुसे चाहे वर्चुअल एंट्री किया, आपने किसी कॉन्फ्रेंस में एंटर किया, किसी कमरे में एंटर किया, किसी हॉल में एंटर किया, तो एंटर के बाद में कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं लगानी होती। जैसे पीपल हैव एंटर्ड इंडिया, तो एंटर्ड इनटू लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, समझ गए ना। सिटीजन्स एंटरिंग इंडिया, तो यहाँ पे एंटरिंग इनटू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में आप एंटर कर रहे हो, फिजिकल एंट्री हो रही है, तो एंटर के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आती। अच्छा प्रेपोजिशन कब लगेगी इनटू? जब आप किसी के साथ कोई डील में, अग्रीमेंट में, अरेंजमेंट में, निगोशिएशन में, आर्ग्यूमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, समझ गए ना, जिसमें दो आदमियों की आपस में बात हो, ऐसे किसी मामले में किसी के साथ घुसते हैं तो एंटर इनटू करते हैं। एंटर के साथ में ऑन या अपॉन भी लगेगा अगर आप किसी नए करियर, एक्टिविटी या रिलेशनशिप को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चंस बना करके देखते हैं इस पे। वी शुड नॉट एंटर डैश सच यूजलेस आर्गुमेंट्स, हमें ऐसे बेकार के आर्गुमेंट्स में नहीं घुसना चाहिए। देखिए आर्गुमेंट जो है एक बातचीत करने वाला रिश्ता है, एग्रीमेंट, आर्गुमेंट, अरेंजमेंट, डील, निगोशिएशन, तो यहाँ पे एंटर इनटू का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। वी शुड नॉट एंटर इनटू सच आर्गुमेंट्स। वैसे ही शी एंटर डैश हर ड्यूटीज एज प्रिंसिपल, उसने अपनी ड्यूटीज को संभाला या संभालना शुरू किया प्रिंसिपल होने के नाते। नया कोई रिश्ता, करियर या एक्टिविटी को शुरू करते हैं तो एंटर्ड ऑन या अपॉन, तो शी एंटर्ड ऑन हर ड्यूटीज। तीसरा देखो, शी एंटर्ड द रेस लास्ट ईयर एंड फिनिश सेकंड, उसने रेस में एंटर किया पिछले साल और दूसरे स्थान पे आई, फिनिश किया सेकंड। लास्ट वाला खुद से करना है आपको, थोड़ा मुश्किल है लेकिन लॉजिकली देखना। फिजिकल और वर्चुअल एंट्री में कोई प्रेपोजिशन नहीं, डील, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में इनटू, और नए रिश्ते, करियर के लिए ऑन। अपने हिसाब से लॉजिकली अप्लाई करो और फर्स्ट कमेंट में आंसर डालना। मेरा आंसर में आपका, चलो आप अपना आंसर डालो, वहीं पे आपको फीडबैक मिल जाएगा, सही है गलत है, ठीक है। सब लोग इसको ट्राई देना, कमेंट्स खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन, इसमें अपना आंसर पोस्ट करना। चलिए क्विज पे आते हैं। आज एक नए टाइप का क्वेश्चन बनाया हमने सेंटेंस इंप्रूव करने का। अफ्रीकाज द पूरेस्ट रीजन्स आर सीइंग इंप्रूवमेंट्स थैंक्स टू मेनी एड ऑर्गेनाइजेशंस, अफ्रीका के सबसे गरीब रीजन जो हैं या हिस्से जो हैं इंप्रूवमेंट को देख रहे हैं की बदौलत, थैंक्स टू की बदौलत बहुत सारी मदद करने वाली संस्थाओं के, जो है एड ऑर्गेनाइजेशंस के। आपको जो भी गलती लग रही है इन तीनों में से एक चूज करो जिससे वो सारी गलतियां दूर हो जाएंगी। देखो जी, पूरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, इसके पहले द लगता है, बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ अफ्रीकाज नाम का पजेसिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका सीधा सा मतलब है यहाँ द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, चाहे कितना भी सुपरलेटिव हो, पजेसिव अपने बाद द नहीं लेता। तो अफ्रीकाज पूरेस्ट लिखना पड़ेगा आपको, तो जहाँ पे द पूरेस्ट आ रहा है वो तो आपका आंसर नहीं बनेगा, तो आंसर बनेगा बी या फिर बनेगा सी। दूसरा देखो, मैनी एन और बाद में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस,
मैनी अ या एन अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेते हैं, बहुत सारे लोगों की एक एक करके बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस का एस नहीं आएगा, जहां ऑर्गेनाइजेशंस लिखा हुआ है वो आपका आंसर नहीं है। तो बी में भी नहीं लिखा हुआ, सी में भी नहीं लिखा हुआ, दोनों अपने आंसर बन रहे हैं। अब फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, बी में लगी हुई है पैसिव वॉइस, सी में लगी हुई है एक्टिव वॉइस। पूरेस्ट रीजन ने देखा या उनको देखा गया? भाई उन्होंने देखा इंप्रूवमेंट को, उनको नहीं देखा गया। कहने का मतलब ये है, पैसिव वॉइस अपने बाद में कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अगर पूरेस्ट रीजन्स को देखा गया है तो इंप्रूवमेंट क्या है? यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता वर्ब का, पैसिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे मीनिंग भी नहीं निकल रहा, ग्रामर भी नहीं बैठ रही। बी आंसर नहीं बन सकता। ए इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि द लगा हुआ था। बचा अपने पास सी, द पूरेस्ट रीजन्स आर सीइंग इंप्रूवमेंट थैंक्स टू मैनी एंड एड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन रोज रखने वाले हैं अपने इसी तरीके से। अब बाकी क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं वोकैब के। एम्बैरेस और हैरेस की स्पेलिंग को आपको चेक करना है, चारों में से कौन सी सही है। डायस्पोरा वर्ड का मीनिंग पूछा है और सरकमवेंट करना क्या होता है। फिर 2 एरर्स मिलेंगी लास्ट में, पुलिस और एंटर नाम के वर्ड की वजह से। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, चेक कर लो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले बताना। आरसी के भी 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लो। इस आर्टिकल में रेफरेंस दिया गया बांग्लादेशी को एक भाषा के तौर पे लिस्ट करने का पुलिस के द्वारा। तो ये बात इस आर्टिकल में क्यों मेंशन्ड है? इसलिए कि ये पुलिस वाले जो हैं शायद अच्छे से संविधान को, देश के समाज को, डाइवर्सिटी को अच्छे से नहीं पढ़े हैं। ये दिखाने के लिए किया गया है कि जो हमारा लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, वो बिल्कुल अनजान है भाषाई विविधता से जो भारत में है। बंगाली है लैंग्वेज, बांग्लादेशी कोई लैंग्वेज तो नहीं है। बांग्लादेशी तो एक आइडेंटिटी हो सकती है ना। तो शायद पुलिस वालों को भाषाओं का ठीक से ज्ञान नहीं था, भारत के जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इसलिए बताया गया। फर्स्ट में आंसर बनेगा ए। सेकंड में पूछ रहा है जी, इनमें से लॉन्ग टर्म रिस्क क्या लगता है आपको? जो अप्रोच अभी करंट में चल रही है क्रैकडाउन की बांग्लादेशीज के ऊपर, इस अप्रोच में लंबे वक्त में हमें क्या रिस्क है? भाई इससे ये रिस्क है, इसमें बंगाली लोगों को भी परेशान किया जा रहा है जो भारतीय हैं। तो लॉन्ग टर्म में इंटेंसिफाई हो जाएगा लिंग्विस्टिक और एथनिक टेंशन। बंगाली भाषा और जो आइडेंटिटी है उसकी, उन लोगों का दूसरे समाज के हिस्सों से टेंशन जो है बहुत बढ़ जाएगा, भारत के अंदर फूट पड़ेगी। तो सेकंड का आंसर बनेगा बी। चलिए बाकी क्वेश्चंस तो आप खुद से करने वाले हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग आउट।